नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं गिरिधर मामीदी जी। आप सब इनको जानते हैं और ये हमारा एक सौभाग्य है कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है और मुद्दा भी कुछ ऐसा था जिनके लिए इनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मुद्दा है इलेक्शंस का। अभी जो अपने जनरल इलेक्शंस होते हैं वो ख़त्म हो गए। हमने देखा बीजेपी 240 पर ही सिमट गई। सारे बड़े बड़े जो धुरंधर थे सारे कर दिए हैं फेल कि भाई मोदी जी 400 पार 350 पार। फिर हरियाणा में दोबारा से हार दिखाई दी सारे पंडितों की, जहां पे सबने बोला था कि हरियाणा बीजेपी हार जाएगी और बड़ी थंपिंग विक्ट्री मिलेगी कांग्रेस को। वहां पर भी सारा उल्ट उलट फेर होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन आने वाले हैं महाराष्ट्र के, दिल्ली के। वहां पर क्या होने वाला है, कैसे समीकरण चेंज होगा, क्या पोलराइजेशन दोबारा से काम आएगा, कांग्रेस की फेवर में आएगा, बीजेपी की फेवर में आएगा, क्या दिखता है आगे का भविष्य एज फार एज पॉलिटिकल सिनेरियो इज कंसर्न। और जो राहुल गांधी है इसका फ्यूचर भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं आज। सर सबसे पहले जय श्री राम। नमस्ते सुमित जी, नमस्ते आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर ये जो सारा पोलराइजेशन हमने देखा एक तरह से, ये हरियाणा के अंदर देखा हमने, इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी पोलराइजेशन ही था कि कश्मीर में इतना आउटरीच का काम करने के बाद भी आपको एक भी सीट नहीं मिली या एक भी वोट नहीं मिली है। सर कैसे देखते हैं कि अब जो इलेक्शंस हैं, क्या अब वो जाति गणना के ऊपर ही होगा, धर्म के बेसिस पे होगा या काम के बेसिस पे होगा? और हरियाणा को एग्जाम्पल देखते हुए आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में तो जातिवाद की इलेक्शन बेसिस पे इलेक्शन अभी नहीं, दशकों से होती आ रही है। या तो जातिवाद में होगा या आपकी जो धर्म है या जो भी आपके रिलीजन है उसके बेसिस पे ही वोट पिछले 60-70 साल से यही चली आ रही है। उसमें कोई नयापन नहीं है। अब हरियाणा में देखिए या आप जम्मू कश्मीर में देखिए, यही आपको दिखेगा उधर। मगर जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू में इनको 29 सीट मिला था भाजपा को। फिर घाटी में एनसी को ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मिल गया उसको। कांग्रेस की जरूरत भी नहीं है उसको मेजॉरिटी मिल गया। मगर कश्मीर घाटी में आप ये नहीं कह सकते हो कि बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से हार गई है। अब 2 सीट में वो नंबर 2 पोजीशन पे आई है, गुरेज में और हब्बा कदल में। 2 सीट, हब्बा कदल बीच श्रीनगर में है जहां इनके अलगाववाद सोच रखने वाले बहुत है, वहां भी ये 2 नंबर पे आई है। फिर अब बाकी 4-5 सीटों में भी तीसरा या चौथा स्थान पे खड़ी है। मतलब उनको 3000, 4000, 5000 वोट मिल गए ऑलरेडी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पत्ता साफ हो गया। इनके लिए कैंडिडेट मिल रहे हैं, खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग कैंपेन भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ वोट मिले, वो तो नहीं मिला, वो अलग बात है। मगर वहां आप कश्मीरी होते हो, आप कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी घाटी में रहने वाले हो आप, तो आपके सामने क्या चॉइस है? आपके सामने 3 चॉइस हैं। एक खूनी है, दूसरा लुटेरा है, तीसरा पिक पॉकेटर है। आप किसको चुनेंगे? यही है ना। महबूबा बोल रही है कि हमें आप पाकिस्तान से बात करो, और इंजीनियर राशिद बोलता है कि प्लेबिसाइट करवाओ। तो उमर अब्दुल्ला बोलता है आर्टिकल 370, 100 साल तक हम लड़ेंगे, चाहिए। तीनों में किसको चुनेंगे आप? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इनको लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो था उसको चुना है, वो वही अल्टरनेटिव है उधर। कांग्रेस को तो कुछ पत्ता साफ हो गया उसका। जो भी 5 सीट मिला घाटी में वो एनसी के बदौलत मिला, इनका तो कुछ है नहीं है। जम्मू में 1 ही सीट मिला, वो बाकी इनके कैंडिडेट्स को डिपॉजिट भी नहीं मिला, साफ हो गया कांग्रेस। तो ये सीन है। तो वहाँ बीजेपी का कुछ कमियां है, स्पेशली जम्मू रीजन में, इसलिए उनको कोई 7-8 सीट ज्यादा मिल सकते थे, वो नहीं मिला है। ठीक है, बट ओवरऑल इट इज अ गुड रिजल्ट। अभी देखिए 70 साल में इतना बड़ा आपका कोई मतदान हुआ ही नहीं है। 63% वोटिंग हुआ है। फिर कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई अटैक्स कुछ नहीं हुआ है, बॉयकॉट कॉल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सो दैट इज अमेजिंग। इनफैक्ट आपको बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में कुछ ना कुछ होता है, मगर जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है। तो ये वी हैव टू टेक इट इन दैट वे। तो लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पिक पॉकेट को चुना है, ठीक है। अभी उनके पास तो ना पुलिस है, ना इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ना ब्यूरोक्रेसी है, सब सेंटर के पास है ना। ये करेगा भी तो क्या करेगा? तो ये है सिचुएशन। तो देखेंगे क्या होगा। तो दैट इज एज फार एज दैट इज। हरियाणा के बारे में देखिए, हरियाणा जो स्पेशली जनरल इलेक्शन के टाइम पे
50% सीट खोए थे बीजेपी, 10 से 5 तक आ गए थे लोग। उसके बाद इनमें कुछ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन हुआ, फिर इनके कैडर और आरएसएस भी इसमें शामिल हो गया। ये घर घर गए और मैसेज ये दिया है कि आपको मजबूत सरकार चाहिए, आप गठबंधन ये वो करेंगे तो फिर ये लोग लूटेंगे। अभी 10 साल से इनका कोई सत्ता में नहीं थे ये लोग, तो बहुत भूखे रहेंगे ये, आने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सोच के आप वोट कीजिए। मतलब मैसेजिंग वॉज वेरी क्लियर। तो धीरे धीरे से वहां समीकरण जो है बदल गया। और साइनी को लेके आना भी एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी आदमी तो बहुत अच्छा है, मगर उनका जो छवि था स्पेशली वो धीरे धीरे घटती जा रही थी। लास्ट इलेक्शन में भी थोड़ा कम सीट ही मिला था उनको, गठबंधन से चलाना पड़ा उसको। तो ओवरऑल वहाँ भाजपा का जो विक्टरी है, दैट हैज एनर्जाइज्ड उनके पूरे कैडर को, इतना बल दिया है, इतना जोश दिया है। बाकी आने वाले महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या आने वाले दिल्ली का इलेक्शन हो, इसमें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया बीजेपी। बाकी कांग्रेस जो है सीरियसली बैकफुट पे चला गया। अभी उनके खुद के गठबंधन के नेताओं ने उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव उसको गाली दे रहा है, फिर ममता बनर्जी गाली दे रही है, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं देखिए आप हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, नहीं तो आप जीत जाते हरियाणा, तो वो भी गाली दे रहा है। और यहाँ तक बोल दिया कि दिल्ली में हम इनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, वो बोल चुका है। फिर महाराष्ट्र में तो उनका हालत देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो गया ना, सडनली वो बैकफुट पे चला गया और बीजेपी फ्रंट फुट पे चला गया। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन हारती है तो इटली या बैंकॉक भाग जाते हैं लोग, मगर भाजपा ऐसे नहीं है। वो बैठ के फिर सोचती है क्या कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी हुई है, वो एक्सेप्ट करती है, फिर दोबारा उसको बदलने का कोशिश तो करती है। तो कई बार वो कोशिश कामयाब होते हैं, कभी कभी वो बदकिस्मती से वो हो भी नहीं सकता है, वो अलग बात है। जैसे जम्मू कश्मीर में इनके जो प्लान्स थे वो ठीक तरह से कामयाब नहीं हुआ है। जम्मू में 7-8 सीट ज्यादा मिलता है इनको, देन आई वुड हैव अंडरस्टूड। सरकार बनना तो घाटी के जो लोग बैठे वही बनाएंगे। मान लीजिए कि महबूबा को 4-5 सीट और मिली होगी, तो फिर एनसी और पीडीपी का ही गठबंधन वहां बनती। तो ऑलरेडी फारूक अब्दुल्ला बोल चुका था, ठीक है ना। दोनों के बीच में कितने भी टकराव हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, भाजपा को दूर रखने के लिए वो लोग मिल जाएंगे। वो दैट इज घाटी का सिचुएशन। इसीलिए भाजपा का अभी क्या हो गया ना, इनके गठबंधन हो, इनके सोच हो, ये अभी पॉजिटिव एक माहौल निकल के आ गया हरियाणा के बाद। तो कांग्रेस का जो है बिल्कुल उल्टा हो गया। अपना जो अलाइज है ना, इनको फिर नीचा दिखाने का कोशिश शुरू हो गया। फिर महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, कांग्रेस को मतलब कोई 4-5 दाने फेंकेंगे, बाकी सब वोट और रखेंगे। तो ये हालत हो गया कांग्रेस का। सर मुझे लगता है जलेबी बनाते बनाते ये आदमी, आपने बोला ना कभी वो बैंकॉक चला जाता है, कभी इटली चला जाता है, अब ये चाशनी भरने के लायक रह गया है। सिर्फ चाशनी जो रहती है जलेबी में भरने वाली, वो अभी ये जलेबी में भरने की बजाय डब्बे में भर रहा है कि अभी चाशनी का क्या करूँ। मुझे लगता है ये चाशनी जाकर चखेगा बैंकॉक में जाकर। चलिए वो उसका पर्सनल मैटर है, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी देखते हैं कि जैसे ये अभी जो इलेक्शंस है हरियाणा के हुए, हमने देखा उसके बाद एक स्टेटमेंट आया जिसमें 3 लोग थे, जिसको मैं बोलता हूँ BMY, भागवत जी, मोदी जी और योगी जी। ये त्रिदेव की तरह इन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक ही सुर में। जो सुर बदले बदले थे पहले इलेक्शंस के टाइम देखा हमने, लेकिन हरियाणा में हमने सुर एक होता, मिले सुर तेरा और मेरा, वो वाला हाल हो गया था इनका। आपको लगता है ये त्रिदेव अब कुछ कर्म करने वाले हैं ऐसा, जिसका इशारा शायद दशहरे के ऊपर मोदी जी ने दिया भी है। तीर कमान चला के दिखाया। मैंने कभी भी दशहरे के ऊपर मोदी जी को ऐसे नहीं देखा है कि वो और मुर्मू जी दोनों खड़े वहां पर तीर कमान लेकर कि अब मैं राक्षसों का वध करने वाला हूं। आपको लगता है ये त्रिदेव जब ये शुरू हो गए BMY, ये कुछ करेंगे? देखिए जब हरियाणा की जीत के बाद मोदी जी का जो भाषण था, उसमें कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया था। कांग्रेस को ऑलमोस्ट मतलब जो जिन लफ्जों से उसको गाली दे सकता है सब इस्तेमाल कर दिया मोदी जी ने। ये लोग अर्बन नक्सल्स है, ये है, वो है, ये क्या कर रहे हैं, दुनिया को, हमें देश को गलत रास्ते पे लेके जाना, जो बोल दिया। मोहन भागवत जी भी उसी मतलब तेवर में, वो भी उनका
दशहरा की जो विजयदशमी के दिन का उनका भाषण था, उसमें वही था। अर्बन नक्सलेट के बारे में बात किया, वोकिज्म के बारे में बात किया, फिर बिरसा मुंडा के बारे में बात किया। मतलब अभी झारखंड भी इलेक्शन में जाने होने जा रहा है। मतलब ये दोनों का सुर आप एक ही लेवल पे आपको दिखता है, दोनों का वेवलेंथ एक ही आपको दिखता है। अलग अलग मुद्दों पे उठा के वो लोग बात किया है, मगर अल्टीमेटली दोनों का कहीं ना कहीं एक तालमेल दिखता है आपको। योगी जी तो योगी जी है, वो तो ही इज वेरी लॉयल फॉलोअर। वो कभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते हैं, तो जो उनको बोला गया वही करते हैं। तो इसीलिए यू शुड बी अ गुड फॉलोअर बिकॉज बिफोर यू बिकम अ लीडर। तो उनके उनमें उसमें वो है। और अब ये तीनों मिलके अभी महाराष्ट्र में अभी जादू चलाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि एक महीने पहले, ये हरियाणा के इलेक्शन आने से पहले जितने भी सर्वेस आप देखे होंगे, उसमें महाराष्ट्र में भाजपा सरकार तो जा रहा है पक्का। उसमें कोई मतलब हर सर्वे यही कह रहा था कि भाजपा तो जीतने वाली नहीं है। तो फिर यहाँ जो महाविकास आघाड़ी एमपीए जो गठबंधन है वही जीतने वाली है और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। तो यही पूरे सबका यही है ना। अब पलट गया, हरियाणा के बाद सब उलट गया। और हरियाणा की जीत से दो लोग खुश है, एक बीजेपी खुश तो है ही है, दूसरा उद्धव ठाकरे खुश है। तो अभी दोनों खुश है, अभी क्या करें, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों खुश है महाराष्ट्र में, ये सिचुएशन हो गया। तो इसीलिए जब मोदी जी और भागवत जी और योगी जी दोनों तीनों अभी मैदान में उतरेंगे तो बल्ले बल्ले अभी क्या होगा। अभी कांग्रेस तो पता नहीं कहाँ छुपाना है, क्या छुपना है, इसको जगह ही नहीं मिलेगा इसको। ये सिचुएशन हो गया है। गिरिधर जी, आप जैसे जितना जैसे समझाते हैं ना, वो मज़ा आता है, ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही है अपने सारे। अभी मुझे बताइए कि ये समीकरण हमने पहले बात करा कि पोलराइजेशन इतना है कि ये शुरू से होता रहा है, जाति है, ये रिलीजन है या धर्म है, इसके बेसिस पे वोट आता है। आपको लगता है कि ओवरसी फैक्टर भी रहेगा इस बार एज फार महाराष्ट्र इलेक्शन आर कंसर्न, दैट फैक्टर द मुस्लिम वोट इज गोइंग टू काउंट? क्योंकि हमने हरियाणा में भी देखा कि जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था वहां पर 100% वोट कांग्रेस को गया है। क्या महाराष्ट्र में ये चेंज हो सकता है? देखिए, आप जनरल इलेक्शंस में भी देखिए, आप उनका भी नतीजा आप देखे होंगे। उसमें भी ऐसा है कि चाहे इंडी गठबंधन के सीट पे गधा कुत्ता सुअर बिल्ली कोई भी खड़ा हो, उसको वोट मिल रहा था, सिंपल। मायावती ने कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को उतारा था मैदान में, किसी को डिपॉजिट नहीं मिला। मतलब वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को हराने के लिए कोई भी खड़ा है उसको वोट मिलेगा और कंसोलिडेट मिलेगा। और वो भी इंडी गठबंधन को भी मिला है, किसी और को नहीं मिला। पक्का साफ हो गया। देखिए, जो ना इंडिया में है ना इंडी गठबंधन में है, वो पार्टियां सब खत्म हो गई। जैसे बिजू जनता दल खत्म हो गया, टीआरएस खत्म हो गया, वाईएसआर खत्म हो गया, मायावती खत्म हो गई। मतलब जो भी इन दोनों गुट में नहीं है उसका पक्का साफ हो गया। या तो आप भाजपा के समर्थन में हो या इंडी गठबंधन के समर्थन में। और मुसलमानों को वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है 94-95% ये इंडी गठबंधन को ही गया है। तो ओवैसी का फैक्टर कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि ये ना इधर का है और ना उधर का है। ये कुछ लोग बोलते हैं भाजपा का बी टीम है, कुछ लोग बोलते हैं ये कोई और है। जो भी है, इनको वोट नहीं मिलने वाला है। मगर औरंगाबाद में इनका गढ़ है, औरंगाबाद एरिया में इनका छवि रहेगा। तो यहाँ वो कुछ 2-3 सीट जीत सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वहाँ वारिस पठान बहुत से लोग हैं उधर। औरंगाबाद की जो छवि है वो बहुत साल से, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 टर्म से वही जीत के आ रहा है। तो वहाँ इनका कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। मगर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस इंडी गठबंधन का वोट ये नहीं काट पाएगा, क्योंकि वहाँ पोलराइजेशन इतने लेवल पे चला गया कि वहाँ अब नामुमकिन है। अभी गैर इंडी गठबंधन को वोट मिलना नामुमकिन है। तो माइनॉरिटी पोलराइजेशन वेरी क्लियर हो गया। प्रॉब्लम यह हिंदू कंसोलिडेशन में हुआ ना। हिंदुओं ने अभी अपने जाति के आधार पर वोट देना शुरू किया ना, तो ये प्रॉब्लम है। वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ है। तो इसीलिए वहां अभी देखिए मराठा का एजिटेशन चल रहा है, फिर कोई और मुद्दे हैं उधर, मराठवाड़ा में कोई और मुद्दा है, मतलब कोंकण में कुछ और मुद्दा है। मतलब आप अपने आप में बटे हुए हो। इसीलिए मोदी जी का मैसेज और योगी जी का मैसेज दोनों एक ही मैसेज दिया है, बटेंगे तो कटेंगे।
यही तो मैसेज दोनों ने दिया है। और मोदी जी ये भी यहाँ तक कर डाला है कि अब देखिए मुसलमानों की बात आती है तो कितना उछलते हैं कांग्रेस, मगर हिंदुओं की बात आती है तो चुप रहते हैं। मोदी जी का बयान है ना, तो ये भी एक्सपोज कर रहे हैं उनको। मगर सिचुएशन ऐसा है, चाहे वो अनपढ़ गवार हो या वो कोई कॉलेज का वाइस चांसलर प्रिंसिपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो समुदाय भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, इंडी गठबंधन में कोई भी खड़ा हो उसको देंगे, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बाकी इस सिचुएशन को आप समझते हुए फिर आपको कुछ करना है। महाराष्ट्र में देखिए, अब इनके जो मदरसे के टीचर्स हैं, इनका सैलरीज बढ़ा दी गई, ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया गया। मगर बहुत से लोग इसके ऊपर भी आक्षेपण कर रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हो, आपके कोर कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ जा रहे हो ना। मगर उसमें ऐसा है कि अजित पवार को भी आपने आपके साथ ले आया। अजित पवार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भाजपा और शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल अलग है। वो लोग अजित पवार तो इस तरफ आ गया, मगर इनके वोटर्स नहीं आए। इनके वोटर्स अभी भी शरद पवार जी के पास ही है। तो उस उन वोटरों के लिए कुछ देने के लिए अजित पवार की मांग थी, इसीलिए यह किया गया। तो देखते हैं ये मास्टर स्ट्रोक बनेगा या इनके लिए कोई फायदा नहीं होगा, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मगर अजित पवार की वोट बेस को थोड़ा शांति करने के लिए ये दिया गया, तो ये ऐसा समझना है। तो बाकी इनके जो कोर वोटर्स हैं, इनके बारे में इनका क्या सोच है, ऑलरेडी रणनीति तय हो गया। इनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी और लगभग हो गया। जैसा मैं सुन रहा हूँ 20-25 सीटों में थोड़ा मतभेद है, वो भी आने वाले 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर इनके एक्शन अब देखेंगे ग्राउंड लेवल पे। तो इसीलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 1 महीने 1.5 महीने पहले की सिचुएशन तो अब नहीं रहा। अभी भाजपा और महायुति गठबंधन जो है वो जीत भी सकते हैं और जीतने के चांसेस बहुत है। तो ये नेक टू नेक है। अभी जब मैदान में उतरेंगे ये तीनों, जैसे हमने बोला है BMY, तो फिर बाद में वी हैव टू सी हाउ इट गोस। एज ऑफ नाउ सडनली ये इनको टक्कर देने लायक बन गया, ऑलरेडी सिचुएशन आ गया है। एंड व्हाट अबाउट राज ठाकरे? वो भी एक डार्क हॉर्स की तरह आपको दिखाई देते हैं, बिकॉज ही इज अ वॉइस फॉर हिंदूज, इसमें कोई शक नहीं है, बट कैन ही बी अ डार्क हॉर्स ऑल्सो, या वॉइस रह जाएगी? देखिए उनका प्रॉब्लम है कि उनका वोट शिवसेना का वोट से मिलता है। तो अब शिवसेना खुद 2 गुटों में बट गया। या तो आप उद्धव ठाकरे की गौरव में आप वोट देना पड़ेगा, या बाला साहब ठाकरे जी के सोच के चलते हुए शिंदे पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो अपने आप में वो बटे हुए हैं। तो राज ठाकरे तो मार्जिनलाइज है ना, इनको तो कहाँ मिलेगा। तो वोट तो वही है, वोट बेस वही है, लगभग भाजपा भी वही वोट बेस में खेल रहा है। तो अब इसमें ये चौथा प्लेयर हो जाएगा ना, फिर इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो मार्जिनल प्लेयर ही रहेगा। 1-2 पॉकेट्स में जहां इनके जो थोड़ा छवि है वहां इनको थोड़ा सीट ये बांट सकते हैं, दे सकते हैं। शायद 3-4 सीट मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे MIM जो है एक मार्जिनलाइज प्लेयर रहेगा, वैसे राज ठाकरे भी मार्जिनलाइज प्लेयर रहेगा। मगर इनके जो ओरेटरल कैपेसिटी है, इनके जो स्पीचेस कैपेसिटी है, उसको शायद महायुति यूज कर सकती है, इलेक्शन कैंपेन में इसको उतार सकते हैं। तो वो हो सकता है, इनको एक स्टार अट्रैक्शन के नाते इसको पेश कर सकते हैं। दैट विल यील्ड देम लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मगर इलेक्टोरली ग्राउंड लेवल पे ये इनको इनके पार्टी से वोट मिलेगा ऐसा कोई सिचुएशन मुझे दिख नहीं रहा है। एंड व्हाट अबाउट राहुल गांधी? आपको मालूम है जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले तो चाशनी बांटने चले जाता है, कभी बैंकॉक में कभी इटली में, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि टूल किट भी लेकर आता है बाहर से, जो उसको पढ़ाकर भेजा जाता है कि तुम्हें जाकर ये गन डालना है भारत में जाकर। आपको लगता है कि जैसे अभी आपने एक नाम दिया था, जैसे मराठा मूवमेंट है, शुरू हो गया, विदर्भा एरिया है, वहां पर राहुल गांधी कोई ना कोई गन डालने की कोशिश करेगा बीजेपी के लिए, वो चैलेंज बन सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अभी देखना पड़ेगा उनको अपने US डीप स्टेट से क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहा है। वो आते ही ये फिर शुरू कर देगा। वहाँ इनके पूरे एनालिटिक्स पूरे बैठे हैं ना, लोग एनालाइज करके बताएंगे ये करो, वो करो, ये मुद्दा उठाओ, ये सब उनको बोलने के लिए वो तैयार बैठे हैं ऑलरेडी। वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे इनको, आते ही ये शुरू कर देगा। कि जैसे आपने कहा यही होगा। इवन आपकी
मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में भी ओबीसी, एससी, एसटी ढूंढेगा। अभी क्रिकेट मैच, क्रिकेट टीम में भी ढूंढेगा। तो हर ये चीज हरकत करते रहेगा वो। तो उनको वहां से जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसी बेसिस पे ये काम करेगा। तो देखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन तो अभी शायद आ गया है, आने वाला है। देखेंगे क्या होगा। मगर राहुल गांधी अभी पूरे बैकफुट में हिमाचल में ये कैंपेन नहीं किया, इसलिए कांग्रेस जीत गया। हरियाणा में भी लास्ट में थोड़ा इधर उधर आया, मगर वहां अनरिटर्न रूल कांग्रेस में ऐसा है कि राहुल गांधी को मत बुलाओ। राहुल गांधी को बुलाएंगे तो हम हार जाएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे तो हम जीत सकते हैं। ये कांग्रेस की अंदरूनी इंटरनल सीक्रेट है। तो इसीलिए आप देखिए, जहां जहां ये गया है, जम्मू कश्मीर, ये भारत तोड़ो जोड़ो जो भी है यात्रा किया है ना, कश्मीर में इसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। श्रीनगर तक गया, क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। तो ये सिचुएशन है। तो ही इज एक्चुअली नेगेटिव पनौती है उनके लिए। मगर क्या है ना, एंटी बीजेपी हो या आप समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन हो, उसका वोट जो है जाए तो कहाँ जाए, इसीलिए वो कांग्रेस को जा रहा है। और राहुल गांधी के बदौलत या उनके एफर्ट्स के चलते हुए कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें समझनी चाहिए। मगर जैसे आपने कहा, एक मतलब कुछ ना कुछ इसमें आएगा। मतलब मराठा सिचुएशन हो, ओबीसी हो, इनका तो ओबीसी फॉर्मूला जो है इलेक्शन से बहुत पहले से ही इनको दिया गया। पार्लियामेंट में भी शुरू किया था, जनवरी फरवरी में शुरू कर दिया था ये। तो ये चीज और उठाएंगे, ये समाज को और बांटने का कोशिश करेगा। फॉर्मूला तो दो ही है, एक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, दूसरा हिंदू को काटना। ये दो ही है फॉर्मूला इनका। तो उसमें महाराष्ट्र स्पेसिफिक क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगे सुनीता विश्वनाथ से, फिर अंकल सैम से, फिर ये देखेंगे सोरो से, सोरो से। इवन हमारे शी जिनपिंग जो है वो भी बड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं इनको, ऐसी बात नहीं है। सर एक चीज आप बताइए मुझे, एमओयू है उनका, एमओयू जिनपिंग के है साथ एमओयू है सर। यस यस यस। अभी एक जवाब बताइए मुझे, आखिरी चीज पूछता हूँ आपको, कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, नाम बाबा है लेकिन जबकि वो बाबा नहीं थे, ये आपको मालूम है दाऊद के राइट हैंड भी रहे हैं, उनके पिट्ठू रहे हैं, उनको किसी ने मार दिया। आपको लगता है इसका भी फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी? और अगर उसको ऊपर भेजा है, मैंने देखा कि बड़ा हाई दुआई हो रही थी उसके मरने के ऊपर। वो भाई एक आदमी मरा है, आप इतना रो रहे हैं, आप तो रोज बारी लड़कियां उठा के ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं, उनको मार के सूटकेस में डाल के 32 बार काट कर रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, तब आपको दुख नहीं होता? तो सर ये जो काम किया किसने किया, और क्या इसका भी असर पड़ेगा महाराष्ट्र के ऊपर? देखिए, असर कहाँ पड़ना है? माइनॉरिटी कंसोलिडेशन में होना है। माइनॉरिटी कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, 95% आपको मिल ही रहा है ना। 1% इधर उधर क्या फर्क पड़ता है? उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। बाकी इनके पीड़ित, इनसे जो लोग सफर हुआ है, इनके करतूतों से जो नष्ट हुए हैं, उनका तो अभी बल्ले बल्ले हो गया ना, वो बहुत खुश है अभी। तो इसीलिए ये जिन लोगों का जमीनें अड़प लिया, जिनका ये इनके इनके धंधे से जिसका जिसका नुकसान हुआ है, वो सब वो खुश है। तो इसीलिए इसके मरने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मगर चलाने का कोशिश जरूर करेंगे कांग्रेस। ये माइनॉरिटी देखिए, इनके सरकार के चलते हुए यहाँ माइनॉरिटीज महफूज नहीं है, ये खतरा है, ये हो वो, ये चलाएंगे। जैसे हरियाणा में चला है ना, हरियाणा में ये लोग समझ बैठे थे कि ये जो फार्म लॉज है, फार्म लॉज के खिलाफ लोग सब भड़क उठ गया और सरकार को गिरा देंगे और कांग्रेस आसान से जीत जाएगी। मगर उसको समझ में नहीं आया कि जितने लोगों को ये शिंगू बॉर्डर में खड़ा किया, जितने लोग कैमरा के सामने ये लेके आया, वो पेड आर्टिस्ट थे। जमीन के ऊपर इतना नफरत, इसके इतना ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि खेती करने वाला जो है वो यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ आके खड़ा हुआ है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और खुद एक दलाल बन के मतलब मार्केट यार्ड्स में बेच रहा है। तो ये सिचुएशन है। इनका इनका सोच ही पूरा गलत है। इनका सोच के चलते हुए ये समझ बैठे हैं कि वो जो भी मुद्दा उठाते हैं लोग उसको मान रहे हैं, वो गलती करते हैं। सेम सिचुएशन विद रेसलर्स। रेसलर्स का भी देखिए, अब रेसलर्स कितना विनेश फोगाट कितना फालतू निकला है सबको पता है, तो फिर भी ये लोग उसको चला है ना। तो अब कुछ भी फेक नैरेटिव चलाते हो, लोग इतने बुद्धू नहीं है, वो समझ जाते हैं आप क्या चला रहे हो। तो इसीलिए आप ये माइनॉरिटी का खतरा जो है वो कार्ड खेल सकते हैं ये बाबा सिद्दीकी के चलते हुए, मगर लोग इतने बुद्धू नहीं है।
हाँ, चाहे बाबा सिद्दीकी जिंदा हो या मरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनॉरिटी वोट तो आपको मिलना ही मिलना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हिंदू वोट जो है बाबा सिद्दीकी के चलते हुए वो बटेगा नहीं है, तो हिंदू वोट को काटने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या करेंगे, अब किस किस हम्म। वर्कर को ये पकड़ेंगे, क्या क्या षड्यंत्र चलाएंगे, देखेंगे आने वाले दिनों में। चलिए, अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। आपने देखा कि जो योगी जी हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार कैंपेनिंग के अंदर हरियाणा के अंदर, और वो जो चीज़ है वही चीज़ आगे रेजोनेट भी करी लोगों के साथ। कहीं आपको लगता है कि जैसे मोदी जी जो इस बार कैंपेनिंग कर रहे थे, मैंने देखा कि कैंपेनिंग बहुत कम करी है, योगी जी ने वो जो बीड़ा है वो अपने सर के ऊपर उठा लिया। क्या महाराष्ट्र के अंदर भी यही काम हो रहा है? हमने अमित शाह को, योगी जी, मोदी जी को कहीं भी देखा नहीं है। योगी जी फ्रंट फुट के ऊपर आते हैं और खेल भी रहे हैं, लोगों के दिलों को टच भी कर रहे हैं। क्या ये इट्स अ नेक्स्ट लीडर इन मेकिंग? कैन वी सी दैट? एंड महाराष्ट्र के अंदर भी उनका रोल वैसा ही रहने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से आए हुए वर्किंग फोर्स बहुत बड़ा है। मुंबई में, पुणे में, नासिक में, यहाँ जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं, क्योंकि यूपी में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम मात्रा पर हुआ है, तो वो लोग पूरे आके इधर काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में योगी जी इज लाइक ए गॉड, तो इसके इसके चलते हुए योगी जी महाराष्ट्र में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। योगी जी जब आएंगे, ऑटोमेटिकली यूपी वोट जो है उनकी तरफ वो झुक जाएगा। एक है। और दूसरा आपने पूछा है कि वो एक इमर्जिंग लीडर, ऑब्वियसली ही इज अ लीडर, ही इज अ टॉल लीडर, मगर सेंटर की डायनामिक्स क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी भी है बीच में। अमित शाह जी भी कोई कम शक्तिमान नहीं है, तो शायद उस इक्वेशन में पहले अमित शाह जी बनेंगे या योगी बनेगा, आई मीन ये सब आने वाले दिनों में तय होगा। बट योगी जी अभी तो उसका उम्र बहुत कम है, तो ही कैन प्ले लंबा इनिंग्स खेल सकता है, अभी बहुत साल लग सकते हैं। आराम से बैठिए आप, अपने आप वो आके आपके गोद में गिरेगा, जैसे मोदी जी के साथ हुआ है। मोदी जी तो एक चीफ मिनिस्टर बन के बैठा था ना, सडनली आके उसके गोद में गिर गया कि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाओ, तो बन गया। तो योगी आदित्यनाथ जी वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पूछेंगे नहीं, वो मांगेंगे नहीं, अपने आप आके उसके गोदी में आके वो गिरेगा। इसके लिए वो लंबा इनिंग्स खेलेंगे, T20 नहीं खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे। टेस्ट मैच तो मोदी जी भी खेलते हैं, और 10 साल से हिंदू वेट कर रहा है ये टेस्ट मैच कब खत्म होगा और कब 2020 शुरू होगा। देखते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई दशहरा में मैं ये जो सारे रावण हैं इनका वध करने वाला हूँ, ये देखते हैं क्या वो जैसे हरियाणा में इनका वध किया है, ये चाशनी बांटने के लिए इनको मजबूर कर दिया, क्या महाराष्ट्र में भी मोदी जी वहाँ पर वध करेंगे इन राक्षसों का और हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे? बिकॉज महाराष्ट्र हमारा एक कैपिटल है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर कम से कम 51-52% हिंदू वोट शेयर चाहिए मोदी जी को, अगर हमने वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनानी है? क्योंकि अगर कहीं कांग्रेस की गंदी सरकार बन गई तो वहां पर ये निचोड़ने का काम करेंगे, जैसे इन्होंने हरियाणा में निचोड़ लिया है, हगने का भी टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, ये खतरा तो हाई ही है, मगर आप देखिए उद्धव ठाकरे की पर्सनल चरिश्मा जो है वो कैडर में है, और शरद पवार भी इतने बड़े नेता है, उनके फॉलोअर्स भी है। अब हमारी देश में क्या है ना, देशभक्ति बहुत कम है, राजभक्ति ज्यादा है। राजा के लिए आप जान देते हो, और देश के लिए नहीं देते हो, ये प्रॉब्लम है। वो पार्टियों में भी दिखता है आपको, हर पार्टी में यही है, नेता के चलते हुए लोग जाते हैं। अब इसके चलते हुए ये सिचुएशन भी है, हिंदुओं में ये एक गलत सोच भी है। अब पानीपत युद्ध में देखिए, या कोई भी बड़े बड़े जहां हम हारे थे, वहां राजा मर गया तो ये लोग भाग के मैदान छोड़ दिए थे ये लोग, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके चलते हुए हिंदुओं का कंसोलिडेशन मुश्किल है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है। जैसे 2014 में, 19 में ऑलरेडी हो चुका है, उसके दिशा में काम करना है। भाजपा हो, आरएसएस हो या शिवसेना हो, ये जातियों के ऊपर इनको कंसोलिडेट करने वाली, इनको जोड़ने वाली चीजों पे इनको काम ज्यादा करना पड़ेगा, तब ये कंसोलिडेट हो जाएगा। 51% क्यों आए, तो ये 80% है ना, तो आपको 70-80% वोट चाहिए आपको। जो हिंदू के खिलाफ खड़ा हो जाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तभी तो ये लोग फिर जनेऊधारी बन जाएंगे, फिर महाकाल के सामने मत्था टेकेंगे, सब कुछ करेंगे ना ये।
तो ये उनको मजबूर करना हो तो आप खुद हिंदू कंसोलिडेशन के ऊपर आप जब फोकस करेंगे तो अपने आप ये शक्तियां जितने भी है, नरकासुर हो, आपकी महिषासुर हो, ये सब अपने आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, अब हिंदुओं जो सुन रहे हो, स्पेशली महाराष्ट्र से, अब आपको इकट्ठे होना है इस देश को बचाने के लिए। हरियाणा ने इस देश की लाज भी रख ली और इस देश को बचा भी लिया, क्योंकि अगर हरियाणा गिरता, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये सारे खालिस्तानी हैं, ये हरियाणा से निकलकर दिल्ली को घेरते, वही काम करते जो शेख हसीना के साथ किया गया। और इसीलिए दर्द इतना है कि अब सुना है कि शायद ये कोर्ट में जाने वाले हैं, ये एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते, इतनी बड़ी हार हरियाणा की। अब महाराष्ट्र है कैश काउ ऑफ इंडिया। अब ये कैश काउ इन जानवरों के हाथ में मत देना, क्योंकि ये तो गाय का मांस जो है ये खाने वाले लोग हैं। अब इस देश में गाय की रक्षा भी आपके हाथ में है और पैसे की रक्षा भी आपके हाथ में है। महाराष्ट्र वालों, अब आप जाग जाओ। इन्होंने बोल दिया कि 80% हिंदू, मैं तो बोलता हूँ 100% हिंदू ही आना चाहिए, जो हमारे पूरा कंसोलिडेट कर बीजेपी को दोबारा से लेकर आए। थैंक यू सर, मज़ा आ गया। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ बट ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए हैं और आपके साथ तो घट्टों भी लगे रहे तो कम है। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। नमस्ते।